फाइल इनपुट चाहिए, उसका फाइल इनपुट स्ट्रीम चाहिए जिसको FIS कहते हैं, और रीड करना पड़ेगा और फिर उसको क्लोज करना पड़ेगा। ये कॉमन ऑपरेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ओपन फाइल इनपुट, फाइल इनपुट स्ट्रीम, रीड ऑपरेशन एंड क्लोज ऑपरेशंस। उसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो जरा देखिए, यहाँ पे थोड़ा लंबा सा कोड है, क्योंकि इसलिए है कि आपको हर एक कैरेक्टर को समझना है। तो मैं पहले आपको ये चीज समझाता हूँ, फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो वो पहले डिक्लेयर करता हूँ, पैरेलली आपको कोड समझाता रहूंगा। जैसे ही हमने ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम लिखा था, वैसे ही फाइल इनपुट स्ट्रीम आएगा और उसको FIS कहते हैं। तो ये काम हो गया। साथ में मैं एक बटन क्रिएट करता हूं, वो बटन जो आपके लिए रीड ऑपरेशन के लिए काम आएगा, और इसी एड्रेस के अंदर हम उसको डिस्प्ले करेंगे। यानी कि मैंने उसका नाम दे दिया फाइल रीड, उसका विड्थ, उसका हाइट, विड्थ, जो भी आपको ऑपरेशन में सेट करना है आप कर सकते हो। विड्थ उसका मैच पेरेंट है, रैप कंटेंट कर रहा हूं तो छोटा हो गया। साथ में उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसको मैं रीड लिख रहा हूं। साथ में मैंने उसका टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी जो पे 30 SP, जो कॉमन मेरा दिमाग में साइज होता है, वो रख दिया और उसको बोल्ड कर दिया। उसकी कोड के अंदर गया और वहां पे ऑन क्लिक एट्रीब्यूट सेट कर दिया, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट सेट कर दिया, और वहां पे लिख दिया रीड फाइल कोड, वहां पे अल्टर एंटर रख दिया और फाइल का कोड ऑपरेशन क्रिएट कर दिया। जिस तरह से हमने पहले लिखा था उसी तरह से यहां लिखा। अब हमारा कोड क्या है, तो यहां पे देखिए ये वाला कोड FIS यानी कि फाइल इनपुट स्ट्रीम, उसको मैंने ओपन फाइल इनपुट किया और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने फाइल का नाम लिखा। यहाँ पे कोई मोड की जरूरत नहीं है, तो वो लाइन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हमने वहाँ पे FOS लिखा था, यहाँ पे FIS लिखा, ओपन फाइल इनपुट आ गया और वहाँ पे एक ही पैरामीटर आपको पास करना है, आपका फाइल का नाम, जैसे ही मैंने पहले ओपन फाइल में लिखा था, जैसे कि फाइल ने myfile.txt। अगर ऐसा कोई एरर आ रहा है तो वहां पे बीच में कर्सर क्लिक कीजिए, आपको रेड बलून आएगा, रेड बलून को क्लिक कीजिए और ट्राई विथ कैच कर दीजिए, तो आपका कोड थोड़ा सा ऑटोमेटिकली आ गया। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो फाइल इनपुट स्ट्रीम है उसको सीधा मैं रीड नहीं कर सकता। उसको रीड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो भी देखिए। जो भी फाइल इनपुट स्ट्रीम है उसको मुझे डेटा इनपुट स्ट्रीम में डालना पड़ेगा। डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने रखा है। उस पर्टिकुलर डेटा इनपुट स्ट्रीम को हम आगे जाके यूज करेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। मैं आपको धीरे धीरे उसको यूज करवाता हूँ और कैसे उसको यूज करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो पहले मैं ये डेटा इनपुट स्ट्रीम के बारे में कह रहा हूँ। उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं यूजिंग फाइल इनपुट स्ट्रीम, जो आपका फाइल का नाम से इनिशियलाइज हुआ है। तो हमको यहाँ पे आपको एक कोड लिखना है, जो नाम डेटा इनपुट स्ट्रीम, उसका शॉर्ट नेम मैंने DIS लिख दिया, न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम जो आपका कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर में देखिए उसको क्या चाहिए, इनपुट स्ट्रीम चाहिए। तो इनपुट स्ट्रीम हमारा फाइल इनपुट स्ट्रीम यहाँ रेडी है, तो मैंने उसको पास कर दिया। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। दोबारा मैं आपको लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो डेटा इनपुट स्ट्रीम है उसका कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर मैंने ये लाइन को इनिशियलाइज किया और अब हमारा DIS काम आएगा। यानी कि जब हम DIS को कॉल करेंगे तो वो FIS को कॉल करेगा, FIS को कॉल करेंगे तो वो अपने आप फाइल को कॉल करेगा। इनडायरेक्टली आपका फाइल का रीड ऑपरेशन चल रहा है। अब आपको लगा होगा कि सर स्ट्रिंग बफर क्यों ले रहे हो। स्ट्रिंग बफर इसलिए ले रहे हैं कि वहां से हम कई सारा डेटा को अपेंड कर सकते हैं डायनेमिकली, जबकि स्ट्रिंग के अंदर हम अपेंड नहीं कर सकते। ये दोनों का डिफरेंस है। अगर आपको मालूम नहीं है तो यू कैन सर्च इन गूगल सर्च इंजिन और यू कैन टेक अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग। तो अभी मैं स्ट्रिंग बफर को डिक्लेयर करने जा रहा हूँ जिसका नाम SB है, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेने जा रहा हूँ जिसका S नाम का वेरिएबल है, जिसको मैंने नल डिक्लेयर किया। तो लेट अस अंडरस्टैंड। उसी कोड को मैं यहाँ पे डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बफर ऐसा क्लास है जिसका शॉर्ट नेम मैंने लिखा
और स्ट्रिंग बफर को मैंने यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर के साथ इनिशियलाइज कर दिया। साथ में मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम s है और उसको नल यानी कि कुछ भी स्टोर नहीं कर रहा हूँ और उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब ये सारा प्रोसेस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आगे जाके उसका यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए, अब हर एक कैरेक्टर को मुझे एक बार रीड करना पड़ेगा, जैसे कि पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, चौथा कैरेक्टर। अब उसको मैं हर एक बार रीड करने जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने व्हाइल लूप घुमा लिया। अब व्हाइल लूप क्यों घुमाता हूं? क्योंकि मुझे पहले लेटर से लेकर लास्ट लेटर तक रीड करना है, तो लास्ट लेटर हमारा फाइल में नल आता है, तो इसलिए मैंने नल यहाँ पे लिखा है। तो मैं पहले वही चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे व्हाइल लूप यूज करने जा रहा हूँ, जैसे कि व्हाइल यूज किया, उसका कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया। अब यहाँ पे क्या लिखना है? जो भी रीड करूंगा वो जब तक नल नहीं होगा तब तक मैं रीड करूंगा। डज नॉट इक्वल नल, यानी कि वो चीज नल ना हो जाए, मेरा लास्ट कैरेक्टर रीड ना हो जाए, यानी कि नल कैरेक्टर ना मिल जाए, तब तक आपको रीड करना है। तो ये ऑपरेशन चला। अब कहां तक चलने वाला है वो दिखाता हूं। आपका जो DIS ऑब्जेक्ट है वो आपके हर एक लाइन को रीड करता है। जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करना, हर एक लाइन को रीड करता है, जितनी भी लाइन है वो हर एक लाइन को रीड करता रहता है और आपके S के अंदर स्टोर करता है। अब S क्या है? आपका S नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल। अगर आपके पास 500 लाइन होगी तो पहले एक ही लाइन रीड होगी, दूसरे टाइम पे वो दूसरी लाइन रीड करेगा, तीसरी लाइन में वो तीसरी लाइन रीड करेगा, एंड सो ऑन। तो अभी मैं फिलहाल एक ही लाइन को रीड करने का मौका दे रहा हूं, जैसे कि इस लूप में मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल DIS डॉट रीड लाइन, तो ये लाइन रीड करना शुरू हो गया, लेकिन किसी जगह पे उसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ S इक्वल। अब यहाँ पे भी ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, चिंता मत कीजिए। वो एरर आपको इस बलून पे क्लिक करना है और आपको ये कैच एक्सेप्शन ऐड करना है। तो आपका कैच एक्सेप्शन ऐड हो गया, यहाँ पे एरर चला गया। अब जो भी लाइन आपने रीड किया वो S में आ गया, जो भी लाइन आपने रीड किया वो S में आ गया। अब उसी S को मैं बफर के अंदर अपेंड कर रहा हूं, जरा ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। उसी लाइन को मैंने बफर के अंदर ऐड कर लिया। बफर एक ऐसी बड़ा जगह है, कंटेनर है, जिसमें मैं हर एक लाइन को ऐड करता रहता हूँ, हर एक लाइन को ऐड करता रहता हूँ। और अपेंड का मीनिंग आप जानते हो, पुराना वाला डेटा रहेगा, साथ में नया वाला डेटा उसके साथ ऐड भी होगा, यानी कि पुराना प्लस नया, पुराना प्लस नया, पुराना प्लस नया, ऐसा लूप चलता रहेगा। और हमारा सभी प्रकार का डेटा स्ट्रिंग बफर में आ गया। अब हमारा यहाँ मौका है कि हमको ये डेटा वापस डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए मैं लूप के बाहर चला गया, देख लीजिए, और वहां ed1 डॉट सेट टेक्स्ट, और वहां पे मैंने ये स्ट्रिंग बफर को सेट करवा दिया हमारे टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। तो जितना भी रीड होगा वो डेटा वहां पे स्टोर हो जाएगा। और साथ में मैंने इन सभी को सबको क्लोज कर दिया, जैसे कि FIS है तो डॉट क्लोज कर दीजिए, DIS है डॉट क्लोज कर दीजिए, और अगर स्ट्रिंग बफर है उसको भी आप क्लोज कर सकते हो। इस तरह से उसको सभी को क्लोज कर देना है। तो फिर से मेरा कोड देख लीजिए, तो DIS क्लोज हो गया, FIS क्लोज हो गया और अपना काम कंप्लीट हुआ। तो लेट अस मूव, हमारे प्रोग्राम को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और हम उसको रन करते हैं। अब हमारा काम सिर्फ रीड करना है, क्योंकि फाइल ऑलरेडी बन गई है, हमारी फाइल ऑलरेडी वहां पे है। तो हम सिर्फ रीड बटन को प्रेस करेंगे, हमारा पूरा फाइल रीड होकर ये जो हमारा अपर वाला एडिट टेक्स्ट है वहां पे दिखना चाहिए। इतना काम हमारा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको फाइल हैंडलिंग कहते हैं। रीड करना सीखना पड़ेगा, राइट करना सीखना पड़ेगा और अपेंड करना, बस बाकी सब काम खत्म। तो मैंने रीड किया और मेरा पूरा फाइल वहां पे रीड होकर आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, देख लीजिए। तो दिस इज द वे यू कैन मैनेज योर फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन यूजिंग जावा IO क्लासेस, फाइल क्लासेस एंड एंड्रॉइड कंट्रोल्स। किसी को कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हो।